प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपको पहले भी समझाया गया था, आज फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि आपकी ये सीबीएसई की जो 12th क्लास है, ये क्लास आपका भविष्य निर्धारित करती है। जो बच्चा इस क्लास के अंदर लापरवाह होगा, ये समझ लो कि वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यही वो क्लास है जिस पर आपका पूरा का पूरा भविष्य निर्भर रहता है। इस क्लास के अंदर यदि कोई बच्चा अच्छी मेहनत कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसके जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन जो बच्चा इस क्लास के अंदर लापरवाह है, वो अपना तो नुकसान कर ही रहा है, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को भी वो अंधकार में ले जा रहा है। आपके जो माता पिता है वो इसलिए ही आप पर निवेश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जीवन में सफल हो, अच्छे मुकाम पर पहुंचे। यदि आप इस क्लास के अंदर इसी तरह से लापरवाह रहेंगे, पढ़ाई पर किसी तरह का ध्यान नहीं देंगे, तो जो आपके माता पिता ने आपसे आशा रखी है वो आशा धूमिल हो जाएगी। तो बार बार आपको डायरेक्टर सर जी, प्रिंसिपल सर जी और पूरा स्टाफ मेंबर आपको बार बार समझा रहा है, बार बार आपको हिदायत दे रहा है, बार बार आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं कि प्यारे बच्चों ये क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इस क्लास को लाइटली न लें, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन आपका इसी क्लास पर डिपेंड करता है। आपका दिशा निर्धारित करता है कि आप किस दिशा में जाएंगे, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये +2 क्लास ही आपका लक्ष्य निर्धारित करवाती है कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। बहुत से बच्चे हैं अभी तक जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है कि वो जीवन में क्या बनेंगे, उनको पता ही नहीं है। वो चारों तरफ हाथ पैर मारेंगे लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं होंगे। इस समय आप अपना एक लक्ष्य तय कर लीजिए कि जीवन में आपने क्या बनना है और उसी रास्ते पर आपको चलना होगा। और उस रास्ते को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन मेहनत की आवश्यकता होती है। कठिन मेहनत में आपके टीचर्स, आपके डायरेक्टर सर, आपके प्रिंसिपल सर आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह की भी, किसी भी तरह की यदि आपके पास प्रॉब्लम आती है तो पूरी की पूरी विवेकानंद फैमिली आपके साथ लगी हुई है। यदि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर 24 घंटे आपके साथ है। कभी भी, रात को, दिन में, कभी भी आप टीचर से कॉल करके उसके व्हाट्सएप नंबर पर जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखकर उसके पास सेंड कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करने की जरूरत है। यदि आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा, समाज में आपका नाम होगा, समाज में आप अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। आपका, आपके माता पिता का और आपके टीचर्स का, आपके स्कूल का नाम होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि टीचर्स के द्वारा जो वर्क आपको दिया जा रहा है, जो लर्न करने का वर्क है, उसको अच्छी तरह से लर्न कीजिए। टीचर, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर आपको लगातार आपके साथ मेहनत कर रहे हैं कि उनके स्कूल का बच्चा कोई पीछे न रह जाए। निश्चित तौर पर आपके उज्जवल भविष्य की हमारी विवेकानंद फैमिली हमेशा प्रयास करती है कि उसके बच्चे हमेशा टॉपर रहे, अच्छे मुकाम को हासिल करें। इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी कहा जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझो, अपना एक लक्ष्य तय कीजिए, अपना एक टाइम टेबल निश्चित कर लीजिए। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आपको जैसे कि पता है 3-4 महीने कोविड, जो ये कोरोना फैल रहा है, उसमें आपके, खराब तो मैं नहीं कहूंगा, टीचर्स आपके साथ लग रहे हैं, लेकिन 3-4 महीने आपके निकल चुके हैं। सीबीएसई ने 30% कोर्स आपका कम भी कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाए, अब कोर्स कम है। देखो, वो लेसन भी बड़े इंपॉर्टेंट हो, जब तक वो लेसन आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए टीचर तो आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छी मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को तय कीजिए। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है, और हार्ड वर्क आपके टीचर्स आपके साथ कर रहे हैं, आपके गार्जियंस आपके साथ कर रहे हैं। जहां पर भी थोड़ी बहुत कमी होगी वो आप
खुद अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक कोई टाइम टेबल मेंटेन नहीं किया है कि किस तरह से आपने पढ़ना है। निश्चित तौर पर 7 से 8 घंटे आपको कड़ी मेहनत करनी है, तो ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सभी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए। अपने टाइम टेबल के अंदर सभी जो सब्जेक्ट है उनको मेंशन कीजिए, सभी को प्रॉपर टाइम दीजिए। सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस रखते हैं। जो भी टीचर्स के द्वारा जो वर्क दिया जा रहा है उसको अवश्य करें और उसके व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू। आज जो आपका लेसन चल रहा है वो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं समझा रहा हूं, उसको आप समझिए। व्हाई डिड मुस्लिम लीग प्रपोज टू नेशन थ्योरी? सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो मुस्लिम लीग है उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत क्यों दिया था, उसका रीजन क्या है? व्हाई डिड मुस्लिम लीग प्रपोज टू नेशन थ्योरी? जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया, वो क्यों दिया गया? तो उसका आंसर जिन्ना प्रपोज टू नेशन थ्योरी। सबसे पहले तो क्वेश्चन यह है कि टू नेशन थ्योरी किसने दी? टू नेशन थ्योरी दी जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी की जो कल्पना थी वो की थी विद व्यू टू क्रिएट। वो क्यों दी थी, उसके क्या विचार थे? टू व्यू टू क्रिएट हिंदुस्तान फॉर हिंदू, द्विराष्ट्र का सिद्धांत। उसके विचारों के अकॉर्डिंग क्या था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है एंड पाकिस्तान फॉर मुस्लिम, और जो पाकिस्तान है वो किसके लिए? मुसलमानों के लिए। उसके विचार, मुस्लिम लीग की ये अवधारणा थी, ये धारणा थी कि जो हिंदुस्तान है वो दो कौमों का देश है, जिसमें दो कौम कौन सी? एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। तो हिंदू हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए और जो पाकिस्तान है वो मुसलमानों के लिए होना चाहिए। तो ये टू नेशन थ्योरी कहलाती है। तो जिन्ना ने दिया था ताकि उसके विचार के अंदर हिंदुस्तान हिंदू के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉब्लम अरोज विद पार्टीशन? जब भारत का विभाजन हुआ 1947 के अंदर, तो भारत के सामने क्या समस्याएं उत्पन्न हुई? पार्टीशन लीड टू अटैक ऑन माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड। देखो, जो एक भारत बन गया दूसरा पाकिस्तान बन गया, दोनों ही तरफ अल्पसंख्यक लोग थे। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक थे और भारत के अंदर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, और सीमाओं के दोनों ओर दोनों ही अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत ज्यादा हमला हुआ। इस कारण से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पार्टीशन के बाद बहुत ज्यादा हिंसक झड़पें हुई, संघर्ष हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और अल्पसंख्यकों पर बहुत ज्यादा अत्याचार और हमले हुए। ये सबसे बड़ी समस्या पार्टीशन के साथ रही। व्हाई वाज मुस्लिम लीग फॉर्म? मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई? जैसे आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी का दिया था, इसी तरह 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई? मुस्लिम लीग वाज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मुस्लिम। देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य था मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा करना इन कॉलोनियल इंडिया। जब भारत कॉलोनियल था, भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, जहां उपनिवेश बने हुए थे, उस समय मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। What was the fear after the princely state were declared independent? जैसा कि आपको पता है कि भारत जब आजाद हुआ तो ब्रिटिशों ने क्या काम किया? यहाँ दो भारत का जो टुकड़े करके, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, और उसके बाद क्या है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये अधिकार दे दिया कि जो चाहे हिंदुस्तान में साथ रहना चाहिए वो हिंदुस्तान के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ जो जाना चाहे पाकिस्तान के साथ में शामिल हो जाए। और ये भी कहा गया था कि जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये देशी रियासतों को, प्रिंसली स्टेट को ये अधिकार मिलने के बाद क्या डर था, क्या प्रॉब्लम हो रही थी? तो देखिए, What was the fear after the princely state were declared independent? जब प्रिंसली स्टेट को स्वतंत्र रहने के लिए क्या कहा गया, तो उससे क्या डर था? तो आफ्टर द प्रिंसली स्टेट वर डिक्लेयर इंडिपेंडेंट, इट वाज फियर दैट इंडिया वुड बी डिवाइडेड इन स्मॉल कंट्रीज। देखो, सबसे बड़ा जो डर ये था कि यदि देशी रियासतें स्वतंत्र रहेगी तो भारत एक अखंड भारत नहीं बन पाएगा और वो छोटे छोटे देशों में विभक्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात थी। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट? देखो, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसकी रिपोर्ट किस आधार पर बनाई गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो किस आधार पर थी? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एग्री इन इट्स रिपोर्ट दैट द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने इस बात पर सहमत हुआ था, उसने रिपोर्ट दी थी कि यदि राज्यों का सीमांकन करना है तो वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना। ये मेन रिपोर्ट दी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, ये ऐसे राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाए गए थे। आगे और क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। नेम द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट हु वाज पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी। देखो नेशनल मूवमेंट का जो नेता था जो कि लोकप्रिय किस नाम से था, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से। कौन सा ऐसा लीडर है जो सीमांत गांधी के नाम से फेमस था, तो वो उस व्यक्ति का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। What was खान अब्दुल गफ्फार खान अगेंस्ट? खान अब्दुल गफ्फार खान किसका विरोध किया उसने? तो खान अब्दुल गफ्फार खान वाज अगेंस्ट द टू नेशन थ्योरी। खान अब्दुल गफ्फार खान द्विराष्ट्र जो सिद्धांत था मुस्लिम लीग का, जिसको जिन्ना ने प्रपोज किया था, वो खान अब्दुल गफ्फार खान द्विराष्ट्र सिद्धांत के बहुत खिलाफ था। हाउ वाज गांधी जी किल्ड? गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई? तो ऑन 13 जनवरी 1940, ये घटना थी 30 जनवरी 1948 की। वन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, एक हिंदू कट्टरवादी, नाथुराम गोडसे वॉक्ड अप टू गांधी जी ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रेयर। गांधी जी अपनी शाम की सभा के अंदर जा रहे थे, तो एक जो हिंदू कट्टरवादी नेता थे नाथुराम गोडसे दिल्ली में, एंड फायर 3 बुलेट्स एट हिम। गांधी जी की तरफ, गांधी जी को उन्होंने 3 गोलियां मारी, which killed him instantly, और गांधी जी की इस तरह से मृत्यु हो गई। मतलब ऑन 30 जनवरी 1948 एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू कट्टरवादी नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को शूट कर दिया, 3 गोली उसने मारी। महात्मा गांधी कब? जब शाम की प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी जा रहे थे, तो नाथुराम गोडसे ने उसकी तरफ 3 गोलियां चलाई और नाथुराम गोडसे ने इस तरह से महात्मा गांधी की मृत्यु कर दी। Who played the most important role in the integration of princely state? जो देशी रजवाड़ी या देशी रियासतें थे उनको एकीकरण करने का जो काम था वो किसने किया, महत्वपूर्ण रोल किसने प्ले किया? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। When was हैदराबाद इंटीग्रेटेड इन इंडियन यूनियन? जैसे कि आपको पता है जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद, कश्मीर, ये ऐसी रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती। उसमें से हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, वहां के जो शासक थे, निजाम थे, वो अपनी रियासत को न तो पाकिस्तान में न इंडिया में शामिल करना चाहते थे, वो अपने को स्वतंत्र करना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की डिप्लोमेटिक पॉलिसी के कारण हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया, और वो किया गया सितंबर 1948 के अंदर। उस सितंबर 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति के कारण हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपने अपने फेयर नोटबुक में करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।